हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में आपको पता होना चाहिए, दैट इज फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, पूरा का पूरा इकॉनमी मैंने आपको पढ़ा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब में भी पढ़ाया है, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो उसमें ही एक दो टॉपिक्स जो हैं हमारे बच गए थे, नाउ हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि फैक्टर प्राइसिंग क्या होते हैं। अभी तक आपको ये पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा जाके आप उसको पढ़ लीजिए। सभी को पता है आपको, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें लगती हैं, जो इनपुट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। और हमारे पास प्रोडक्शन में चार मेन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नंबर वन होता है जी हमारे पास क्या, लैंड। दूसरा है हमारे पास लेबर। तीसरा है हमारे पास लैंड लेबर, देन आपका आ जाएगा एंटरप्रेन्योर, और चौथी चीज होती है हमारे पास क्या, कैपिटल। ये चार मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब ये क्या बोलता है, फैक्टर प्राइसिंग। सिंपल मतलब क्या, फैक्टर प्राइसिंग बोलता है कि इनके प्राइस कैसे तय होंगे, यही थ्योरी बताती है आपको फैक्टर थ्योरी या फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, बोलता है जी लैंड। देखो सबसे पहले आप ये समझिए, जो लैंड होती है, लैंड पे क्या मिलता है, लैंड के बदले में मिलता है दोस्तों रेंट। लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। जो लेबर होता है, जो अपनी सर्विसेज देता है, लेबर को क्या मिलती है, दिहाड़ी। दिहाड़ी यानी कि उसको मिलता है वेजिज। ठीक है, कैपिटल यानी कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाया जाता है, कैपिटल पर मिलता है इंटरेस्ट। कैपिटल क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर होता है दोस्तों, इसको मिलता है क्या, प्रॉफिट। लास्ट में जो बच जाता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या बोलता है, फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, बोला ये जो फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको किस तरीके से, इनका प्राइस किस तरीके से तय होता है। ठीक है, किस तरीके से तय होता है सर, सिंपल सा इसका आंसर क्या है, वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यही काम करती है। ये थ्योरी आपको बताएगी कि भाई कितना रेंट होगा, कितना वेज होगा। मतलब ये सिंपल, पहले एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपने एक लेबर को काम पे लगाया, ठीक है, और ये लेबर आपको एक दिन में 500 रुपए का काम करके देता है। 500 रुपए का काम करने का मतलब ये है कि ये कोई प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये एक दिन में वो 10 प्रोडक्ट बनाता है। कितने प्रोडक्ट बनाता है, 10 प्रोडक्ट बनाता है, 10। ठीक है, और इसका ये जो एक प्रोडक्ट है वो आपका 50 रुपए में बिकता है। कितने रुपए में बिकता है, 50 रुपए में। ठीक है, सॉरी, हाँ 50 रुपए में बिकता है। ठीक है, चलिए, तो टोटल इसका काम कितना होगा सर, 500 का। ये मुझे कितने का काम करके दे रहे हैं, 500 का काम करके दे रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कर लो आप। ठीक, तो अब इसकी जो दिहाड़ी होगी, लेट्स सपोज, आप मेरे को बताओ, क्या इसकी दिहाड़ी 500 से ज्यादा हो सकती है? क्या इसको कोई 500 से ज्यादा पैसे देगा? नहीं देगा भाई, क्योंकि ये काम मैक्सिमम 500 का कर रहा है, तो इसकी दिहाड़ी 500 या 500 से कम ही होगी। ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, अब वैसे तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लेकिन आप फिर से एक बार समझिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, ये थ्योरी सिंपल आपको ये बताती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, कि जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही रेंट होगा, उतना ही वेज होगा। अब समझ लेना, देखो जी, मान लो जी 10 बंदे काम पे लगे हैं, 10 बंदे काम पे लगे हैं, और ये 10 बंदे जो हैं, 10 बंदे जो हैं 5 शर्ट्स बनाते हैं। कितनी शर्ट्स बनाते हैं, 5, या फिर आप बोल दो ये 50 शर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, 50 शर्ट बनाते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने ना एक बंदा ऐड किया और, ठीक है, +1 कर दिया ऐड। बंदे कितने हो गए टोटल, 11 हो गए। ठीक है, अब सर अगला बंदा जो है, मिलके 11 बंदे टोटल शर्ट बना रहे हैं, कितने, 54। कितने बना रहे हैं, 54। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है,
सर पहले बन रही थी 50, तो इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो पहले कितने प्रोड्यूस हो रहे थे सर? 50 प्रोड्यूस हो रहे थे। अब सर एक के बढ़ने से, एक जो हमने बढ़ा दिया, इस एक के बढ़ाए जाने से कितने कितने यूनिट बढ़े सर? 4। तो ये जो 4 है, ये 4 ही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। 4 क्या है? ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, 4 है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है एडिशनल कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड होंगे जब हम एक एडिशनल यूनिट इनपुट को बढ़ाएंगे। आउटपुट में क्या चेंज आएगा जब एक यूनिट इनपुट बढ़ेगा? यहां पे हमने एक बंदा एडिशनल लगाया तो हमारे पास 4 यूनिट बढ़ गए, तो यानी कि इस एक बंदे की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 4। तो इसकी जो सर वेजेस तय की जाएंगी, वेजेस डिसाइड की जाएंगी, इसी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे की जाएंगी। तो यही सेम थ्योरी हमने रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट में पढ़ा। वो बोला जी एक रेंट की जितनी एक लैंड की जितनी फर्टिलिटी होगी ना, उसके हिसाब से उसका रेंट डिसाइड होगा। और उसने ये भी बात बोली कि अगर एक लैंड जो बिल्कुल भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसकी वो फर्टाइल ही नहीं है, उसमें कोई उपज नहीं होती, तो उसका कोई रेंट ही नहीं होगा। ऑल्दो उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है, क्योंकि जो फर्टाइल नहीं भी होती लैंड, उसका भी तो रेंट होता है। लेकिन थ्योरीज है, थ्योरीज को पढ़ना है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी डिसाइड करती है हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड, इनको किस तरीके से पे किया जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपको बताती है। दोस्तों अभी मैं आपको पूरा स्लाइड्स के साथ में पढ़ाऊंगा। आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भर भर के कीजिएगा, मुझे पता लगे कि जो चीज मैं आपके लिए बनाता हूं आप उसको देखते हैं, आपको वो समझ आता है, आप लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तभी पढ़ाने का फायदा है। अदरवाइज डालता हूं, कुछ लोग देखते हैं, मजा ही नहीं आता यार पढ़ाने का फिर, ठीक है। चलिए भाई लोग, अब हम चलिए देख लो भाई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एमपीटी क्या है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का एक और नाम है, याद रखना, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि यही पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का बात करता है, ठीक है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लेबर है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। चलिए जी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी बोलते हैं एंड प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ये 3-4, ठीक है। चलिए जी, इट इज कॉल्ड सो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्सप्लेन करेगा हाउ वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए जी, ये जो थ्योरी है इट वाज मेनली डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय जॉन बेट्स क्लार्क, जे बी क्लार्क उनको फेमसली बोलते हैं, जे बी क्लार्क, याद रखना ये इनका नाम, ठीक है। इसी के साथ में एक और नाम आप याद कर लीजिए, फिलिप हेनरी विक्सटेड, ठीक। ये भी एक कंट्रीब्यूटर है जिन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की डेवलपमेंट में काम किया है। और जेबी क्लार्क की तो ये मेन थ्योरी है, ये मेन नाम जेबी क्लार्क का है दोस्तों, ये आपको पूछा जाएगा तो आपको ये बात याद करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, अब हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी सिंपल क्या बोलता है। स्टेट्स दैट ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पेड अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है, एडिशनल यूनिट जिस बंदे को हमने लगाया वही, ठीक है। चाहे वो मतलब लेबर लगाया है, लेबर को बढ़ाया, चाहे लैंड को बढ़ाया, चाहे कैपिटल को बढ़ाया, ठीक है। ईच फैक्टर अर्न्स इनकम इक्वल टू द वैल्यू ही एड्स टू द प्रोडक्शन, हर एक फैक्टर को बोला वो जितनी प्रोडक्टिविटी उसकी है उसके वैल्यू के हिसाब से उसको पेमेंट जो है वो की जाती है। इन मॉनेटरी टर्म्स ए फर्म हायर ए फैक्टर अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो उसके फैक्टर प्राइसिंग के बराबर होगा दोस्तों, वेज, रेंट या फिर इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, फैक्टर पेमेंट्स आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों। फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट्स होती है जो फैक्टर्स को मिलती है, ठीक है। जैसे कि लेबर को वेज मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। चलिए जी, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, सिंपल है जी, है ना। चलिए, इसमें कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपने समझ, लेकिन कुछ एजम्पशंस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में होती है, आपको कुछ एज्यूम करना होता है इस थ्योरी में।
ठीक है। इस थ्योरी में कुछ एज्यूम करके आपको चलना पड़ता है, जैसे कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइस सो दैट फर्म्स आर प्राइस टेकर्स एंड वेजेस आर डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द कंडीशन। मार्केट कैसी है? परफेक्ट कंपटीशन है, पहले एज्यूम करना। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? बहुत सारे बायर्स होते हैं जो सेम सामान को खरीद रहे होते हैं, और बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो सेम ही सामान को बेच रहे होते हैं, ठीक है। वो परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अगर आप नहीं रखोगे, ठीक है, लेट्स सपोज मोनोपोली रख दी। मान लो मोनोपोली होता है जिसमें एक ही सेलर होता है, तो जब एक ही सेलर होता है तो वो फैक्टर प्राइसिंग को क्या कर पाएगा? अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक ही बंदा काम देने वाला है उस फील्ड में, ठीक है। तो वहां पे ये जो थ्योरी है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी नहीं लगेगी दोस्तों, याद रखना। तो आपके एज्यूम ये करना पड़ेगा इसमें कि मार्केट कैसी है? परफेक्ट कंपटीशन है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, ऑल द यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। दोस्तों जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने लगाए हैं वो होमोजीनियस है, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, एक जैसे हैं, मीनिंग दे आर आइडेंटिकल इन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी में भी सेम है, which help in accurately measuring marginal productivity without variation। दोस्तों यही इसका क्रिटिसिज्म है, बड़ा आइडेंटिकल है भाई, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आपस में क्या मेल नहीं ना हो सकता, लेकिन ये बोल रहा है मानना पड़ेगा, ठीक है। लैंड जो है, अब लैंड जो एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड की भी अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है ना, ठीक है। और आप देखेंगे बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उनकी भी अलग अलग प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन बोल रहे हैं सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होमोजेनियस है और उनकी एफिशिएंसी भी क्या है? बराबर है, ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये इसका क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। अगला क्या है इसमें आपको मानना है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल अलोइंग देम टू मूव फ्रीली बिटवीन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस प्लेसेस एंश्योरिंग इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बोला जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल है, यानी कि वो एक काम से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा जी फुल एम्प्लॉयमेंट का भी है यहाँ पे काम। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब भर भर के काम है भाई, सारे के सारे फैक्टर्स को हमने फुल्ली एम्प्लॉयड किया है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये एजम्पशन करना पड़ेगा भाई। कभी कभी सारे फैक्टर्स जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं होते ना। लेट्स सपोज भाई, मान लो जी एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में 5 लेबर लगे हुए हैं, तो बड़े दिन ऐसे भी होंगे कि 5 लेबर आराम बैठी है, वेले बैठी है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होंगे, पैसा तो उनको मिलेगा, लेकिन सारा का सारा काम जो है, पूरा काम उनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राहक ही नहीं आ रहा है, कस्टमर ही नहीं आ रहा। तो ये भी आपको मानना पड़ता है भाई, फैक्टर जो है उनकी फुल एम्प्लॉयमेंट है, सो दैट वेजेस आर डिटरमाइंड बाय प्रोडक्टिविटी रादर देन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और एक्सेस सप्लाई तो इससे नहीं तय होता, प्रोडक्टिविटी से तय होता। कब होगा? जब वो काम करेगा पता लगेगा। यही इनकी क्रिटिसिज्म भी है। अच्छा ये भी समझ लेना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट करता है, ठीक है, which ensures that marginal productivity eventually declines and help in determining the downward sloping demand curve for factors। ये आपको आगे पता लगेगा डिमिनिशिंग रिटर्न किस तरीके से ऑपरेट करता है, अभी आपको बताता हूँ, ये भी मानना है। चलिए, प्रोड्यूसर्स जो है उनको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशंस का, इंक्लूडिंग प्राइसेस का और प्रोडक्टिविटी का भी, अनेबलिंग देम टू मेक रेशनल डिसीजन। लेकिन ये भी बात कर, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है उनको नॉलेज है, किसका नॉलेज है? पूरी की पूरी मार्केट कंडीशन का नॉलेज है, उनको प्राइसेस के बारे में भी पता है भाई, मार्केट में डिफरेंट फैक्टर्स के क्या क्या प्राइस चल रहे हैं, उनको प्रोडक्टिविटी का भी पता। लेकिन एक्चुअल में जरूरी नहीं है ऐसा हो कि सबको परफेक्ट नॉलेज हो, नहीं भी हो सकती, ठीक है। मे बी किसी को अगर 200 देने हैं तो उसको वो उस चीज का 500 भी दे रहा होगा, ठीक है। हर बार यहाँ पे प्रोडक्टिविटी चेक करके नहीं, और एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको एज्यूम करके चलना पड़ता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में दोस्तों, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए जी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब ये फर्म कैन एडजस्ट द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इन स्मॉल यूनिट्स टू रीच द एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम लेवल, ये भी नहीं होता। गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली,
दोस्तों ये भी एज्यूम करना पड़ता है कि हम एक, देखो लैंड एक फैक्टर है, लेबर एक फैक्टर है, कैपिटल एक, ठीक है, एंटरप्रेन्योर एक फैक्टर है, ठीक है। क्या आप लैंड का, आप प्रोडक्शन हो रही है, लेट्स सपोज प्रोडक्शन कर दिया आपने, ठीक है, प्रोडक्शन कर दिया आपने। अब ये सोचो आप प्रोडक्शन में क्या आप अलग से निकाल सकते हो कि हाँ भी इसमें लैंड की कितनी कंट्रीब्यूशन है, इसमें लेबर की कितनी कंट्रीब्यूशन है? क्यों? क्योंकि भाई ये सब काम करते हैं इकट्ठा होके, सेम लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आप निकाल सकते हो प्रोडक्टिविटी, जो कि नहीं निकलती, जो कि इसका क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन मानना है आपको। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, स्टैटिक टेक्नोलॉजी है, सो दैट चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी आर ओनली ड्यू टू चेंज इन फैक्टर इनपुट। बोला टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज करोगे तो आपकी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये भी मान के चलना पड़ता है टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। टेक्नोलॉजी कैसे रहेगी? सेम रहेगी। तो ये एजम्पशंस हैं और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी। Supply of factors as it consider only demand, whereas in reality factor prices are determined by both and demand। भाई सिंपल। बोरा जी सप्लाई का तो इसने देखा ही नहीं, अगर सप्लाई कम होगा, सप्लाई अगर नहीं है, ठीक है, तो भाई फिर उसका डिमांड ज्यादा ही होगा। अगर लेबर ही नहीं मिल रहा आपको किसी चीज में, लेट्स सपोज, है ना, तो फिर उसमें प्रोडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं ना रह जाएगा, वो डिमांड और सप्लाई का खेल होगा सारा, ठीक है। चलिए भाई दूसरा, द assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज अनरियलिस्टिक। भाई आप ये नहीं मान सकते कि हमेशा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही होगा, क्योंकि रियल मार्केट जो है उनमें मोनोपोली भी होता है, ओलिगोपोली भी होता है, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस भी होती हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं मान सकते। चलिए, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन प्रैक्टिस, स्पेशली व्हेन प्रोडक्शन इज कैरिड आउट जॉइंटली। प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मिलके काम करने से हो रही है, तो आप अलग अलग इनकी प्रोडक्टिविटी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, ये बात है। द एजम्पशन ऑफ होमोजेनियस फैक्टर्स अनरियलिस्टिक। भाई जो फैक्टर्स हैं वो होमोजेनियस नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जो लेबर है, जो कि कैपिटल है, इनकी एफिशिएंसी अलग है, इनका स्किल अलग है, इनका क्वालिटी अलग है। तो भाई होमोजेनियस सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो ही नहीं सकते, इनका तालमेल ही कोई नहीं है। और फुल एम्प्लॉयमेंट बुरा अजम्पशन जो है माननी इस बात को, ये भी वैलिड नहीं है रियल लाइफ में, एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन मोस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, बंदे देखने में तो एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होते। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है, इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म है दोस्तों। और देख लें थोड़ा सा, चलिए जी। द थ्योरी अज्यूम्स perfectly mobility of factor which is not possible due to geographical social economic barriers। ठीक है, इतनी इजीली भी जो है फैक्टर जो है वो मोबाइल नहीं हो सकते, इधर से उधर नहीं। बोलता है जी परफेक्ट नॉलेज होती है फर्म्स को, लेकिन एक्चुअल में फर्म्स और वर्कर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिविटी और मार्केट कंडीशंस के बारे में समटाइम्स नहीं भी होती। ठीक है, ये भी इसका क्या है, एक क्रिटिसिज्म है। चलिए, और ये थ्योरी बोल रही है जो फैक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, वेयर एज इन रियलिटी ये एक जॉइंट प्रोसेस होता है और अकेले कोई काम नहीं कर सकता, आइसोलेशन में नहीं होता, जॉइंटली ऑपरेटर होते हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया। ठीक है, चलिए जी। इट निग्लेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स सच एज मिनिमम वेज, लॉज, कानून। भाई इसने क्या बोला, वेज कैसे डिसाइड होगा? प्रोडक्टिविटी से, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। लेकिन भाई यहां पे ये बात बोला कि आज के मॉडर्न एरा में कुछ लेबर लॉस के भी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? भाई उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी हो या ना हो, सरकार ने डिसाइड किया है 350 400 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी देनी है, तो भाई ये भी इसमें क्या है, इसका एक क्रिटिसिज्म हो गया दोस्तों। ठीक है जी, चलिए। द थ्योरी इज स्टैटिक एंड इग्नोर्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बोला टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एज्यूम करता है कि नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में टेक्नोलॉजी चेंज बहुत तेज होती है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इसका एक क्या है, क्रिटिसिज्म दोस्तों है। तो ये हमने देख लिया एक ओवरऑल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होता है, उसके क्रिटिसिज्म भी देख लिया, उसके अजम्पशंस भी हमने देखे हैं दोस्तों। ठीक है जी, चलिए जी। अब इसके बाद अगली बात समझ लेनी है आपने। देखो, अब एक होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर,
ये आपको पढ़ना है, जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। और दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, ये तो थ्योरी आपकी रिकार्डो ने थ्योरी दी है, रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, क्या रेंट कैसे डिसाइड किया जाएगा और लेबर के वेज कैसे डिसाइड किए जाएंगे, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, रिकार्डो की थ्योरी मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। हम देख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, अब आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा। ठीक है, चलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर। ठीक है, क्योंकि एक देखना आपको रेंट का और एक देखना आपको लेबर का, एक देखना रेंट का यानी कि लैंड का, और दूसरा आपको देखना लेबर का यानी कि वेजेस का। इसमें हमने देखना वेज कैसे डिसाइड किए जाते हैं, पहले तो ये समझ लें। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर स्टेट्स दैट वेजेस जो है, जो दिहाड़ी है, जो मजदूरी है, वेजेस जो है आर डिटरमिन्ड, उनको तय किया जाता है। कैसे तय क्या होता है, जितना ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी एक लेबर की, वो एग्जांपल के लिए एक्स्ट्रा आउटपुट कितना निकलेगा बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल वर्कर, एक लेबर एडिशनल लगाने से कितने एडिशनल यूनिट्स आउटपुट इंक्रीज होगा, उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर दोस्तों। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा आउटपुट, ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले 10 लोग थे फिर 11 हो गए, तो वो जो एडिशनल बंदा लगाने से जो एडिशन 4 यूनिट का आउटपुट निकला था, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, अब इसका हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से लेबर जो है वो एम्प्लॉय किए जाते हैं। एक फर्म, एक कंपनी कितने लेबर लगाएगी, आप समझ लेना। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट देखेंगे लेबर का, वो कितने प्रोडक्ट जो है मार्जिनल में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए जी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या मतलब क्या है, इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू वन एक्स्ट्रा वर्कर, टोटल क्या है। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक वर्कर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, एक वर्कर अगर मैं और बढ़ा दूं तो वर्कर कितने हो गए, 2, और वो मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं 18, तो 10 तो पहले भी कर ही रहा था ये बंदा, तो दूसरे ने फिर कितना किया होगा सर, 8 और किए होंगे, तो ये 8 जो है ये इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। तो वही लिखा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वर्कर कितना है जी, कितना है, 8 यूनिट्स है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब इस मार्जिनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा पैसे में। फॉर एग्जांपल के लिए अब ये 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और एक यूनिट मार्केट में बिकता है 10 रुपए का। सर ये यूनिट का ये कुछ भी हो सकता है, ये कॉपी हो सकती है, एक पेन हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो सर एक यूनिट 10 रुपए का बिकता है, तो सर टोटल कितने का काम करता है ये, सर 80 रुपए का करता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब पैसा कितना आता है, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो देन पहले निकाला जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी मार्जिनल की, निकाल दी, 8 यूनिट थी, अब उसको पैसे में कन्वर्ट किया जाएगा, भाई कितने का काम हो रहा है, उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए फर्म्स आर कंसर्न्ड विद मनी नॉट जस्ट आउटपुट, पैसे में ही उसको कन्वर्ट किया जाएगा मेनली। सो वी यूज एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या है, जितनी प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है, उसको प्राइस के साथ में जो भी उसका प्राइस होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, चलिए भाई, हायरिंग डिसीजन ऑफ फर्म, अब इस ही रेवेन्यू पे बेस्ड है हायरिंग की जाती है दोस्तों, रेवेन्यू पे बेस्ड हायरिंग की जाती है। मतलब समझना दोस्तों, अ फर्म कंपेयर्स वेज, भाई जो इसको दिहाड़ी दी जा रही है वो कंपेयर किए, और इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बंदे को लेट्स सपोज 500 रुपया दे रहा हूं दिहाड़ी, तो मेरी उम्मीद क्या है कि ये जो रेवेन्यू जनरेट करे, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो जनरेट करे वो 1000 का करे। ठीक है, अगर तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ज्यादा
जनरेट करेगा, मुझे ज्यादा पैसे कमा के देगा, तो मैं ज्यादा लेबर को लगाऊंगा ताकि और पैसा कमाया जा सके, ठीक है। और अगर मेरे को वेज से ज्यादा प्रोडक्टिविटी है तो ज्यादा करूंगा, और प्रोडक्टिविटी से अगर ज्यादा वेज है, दिहाड़ी ज्यादा है, काम कम है, तो मैं कम लेबर को लगाऊंगा। ये सिंपल है। और फर्म भी ऐसे ही काम करती है, फर्म भी ऐसे ही काम करती है। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल और देता हूँ। लेट्स सपोज ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब आपको पढ़ाने हैं जीएस के सब्जेक्ट, मैं भी आपको जीएस का सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मान लो जी मैं 10 टीचर लगा दूं जीएस के, हर एक सब्जेक्ट के अलग 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 अलग, ठीक है जी। अब वो 10 टीचर सारे पैसे लेंगे कि नहीं। अब वो सारे जितना पैसे लेंगे, ओवरऑल जितने भी हमारे कोर्सेज बिकेंगे, जितने बच्चे आएंगे हमारे पास, लेट्स सपोज, उनका जो पैसा इकट्ठा मिला के रेवेन्यू जो होगा वो कम होगा। और ये टीचर्स जो है ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये टीचर्स को कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ऑफ कोर्स किया जाएगा। तो फर्म्स भी तो यही काम करती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, बोला अगर तो रेवेन्यू ज्यादा है वेज से रेवेन्यू ज्यादा है, यानी कि दिहाड़ी जो देनी है उससे ज्यादा पैसा बना के ये दे रहे हैं, रेवेन्यू ज्यादा है, तो कंपनी विल हायर मोर वर्कर, ज्यादा वर्कर को हायर किया जाएगा। यही होगा सर, यही होगा। चलिए जी, अगर रेवेन्यू कम है वेज से, यानी कि जितने दिहाड़ी दे रहे हैं उससे कम ही पैसा ये जनरेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं उसको कम कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि घाटा हो रहा है, ठीक है। देन एक ऐसी सिचुएशन आती है, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उतना ही वेजेस हमें देने पड़ रही हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होता है, और यही फाइनल डिसीजन होता है। हम यहां पे आके रुकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं तब तक लेबर अपने बढ़ाता जाऊंगा जब तक मेरे को प्रॉफिट दिखता जा रहा, मेरी रेवेन्यू जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेरी जो बढ़ रही है, तो मैं अपने बंदे जो हैं उनको बढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इनपुट डालते जाएंगे, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो गिरती चली जाएगी, वो डिमिनिश होगा। वो क्या होगा? डिमिनिश होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन में कुछ चीजें ना फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे लैंड है, ठीक है। इस लैंड पे पहले 2 लोग काम करते थे, ठीक। मान लो जी 100 किलो प्रोडक्शन होता था किसी भी चीज का, आपने 2 से 3 कर दिए, मान लो जी 110 प्रोडक्शन हो गया। आपने 3 से 4 कर दिए, 120 भी हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे 2-3 बंदे काम कर रहे थे, उसकी जगह इस पे 100 बंदे लगा दो, लेट्स सपोज 100 बंदे लगा दिए, तो क्या ये प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? भाई नहीं बढ़ेगी। लैंड की भी तो अपनी एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। तो क्या होगा, ठीक है। यहां पे मान लो जी आप 100 किलो प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब 100 मान लो 100 रुपए किलो जाएगा, तो 1000 रुपए का काम हो रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है। और इनको आप दे रहे हो लेट्स सपोज 100 रुपए, ठीक। तो 2 बंदों को आप 200 रुपए दे रहे हो, ठीक है। चलिए जी, तो अब जब आप यहाँ पे 10 बंदे लगा दोगे 100 के हिसाब से, तो 1000 रुपए तो आपने लेबर को दे दिया, और 1000 रुपए की आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? अगर आप और लेबर बढ़ाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहले तो वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर दूसरा होता है डिमिनिश, यहाँ पे लिख देता हूं दोबारा से, ठीक है। पहला होता है प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आप एडिशनल इनपुट्स डालते जाओगे, ठीक है। फिर ऐसा टाइम आएगा, फिर वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिमिनिश होना स्टार्ट होती है। डिमिनिश होने का मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, पहले आप मान लो जी 100 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। चलिए जी, पहले आपने किए 110, फिर आपने किए जी 120, फिर आपने किए जी 130, ठीक है। फिर और बढ़ाते जाओगे ना, तो फिर दोस्तों पहले देखो यहाँ पे 10-10 के रेट से बढ़ रहा है, 10-10 के रेट से बढ़ रहा है। अब मान लो जी यहाँ पे बढ़ेगा 135, ठीक है। तो अब अगर आप देखो कितने के रेट से बढ़ा? 5 के रेट से बढ़ा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो सही, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है उतना नहीं रहेगा, कम होता जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा ये नेगेटिव में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, बस इसका बैलेंस एक ढूंढते हैं, जहां पे ये बैलेंस होता है, ठीक है। पहले तो मैं ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करने की कोशिश करूंगा जब तक कि मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है जी। फिर एक टाइम आएगा कि प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ के नहीं, ये घटना ही स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं फिर अपने लेबर जो है उसको भी घटा दूंगा। इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन होती है, जो बैलेंस होता है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उतने ही एक कंपनी, एक फर्म जो है उतने ही लेबरर्स को हायर करती है। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं अगर आया ना, वीडियो को रोक के पॉज करके दोबारा से एक बार देखो, ठीक है। चलिए जी, अ फर्म हायर लेबर अप टू द पॉइंट, उसी पॉइंट तक एक लेबर को हायर किया जाता है वेयर वेज इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MPL, ठीक है। जहां पे बराबर होता है वेज के, उस पॉइंट तक ही लेबरर्स को जो है हायर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्यों गिरती है, ठीक है। क्योंकि कुछ फैक्टर्स तो फिक्स होते हैं, जैसे कि मशीन, जैसे कि लैंड, ये लिमिटेड है, ठीक है। एडिंग मोर वर्कर्स लीड टू क्राउडिंग, जैसे मैंने बोला जहां 2 का काम था, मैक्सिमम चलो 3 लगा दिए प्रोडक्शन बढ़ेगी, 4 लगा दिए प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब बढ़ाते ही जा रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग ही होगी, क्योंकि लैंड उतना ही है, मशीन उतनी ही है, ठीक है। कितना ही प्रोडक्शन आप उससे कर लोगे। ईच न्यू वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन द प्रीवियस वन, पर जितने आप नए नए डालते जाओगे ना, तो वो जो पिछला प्रोडक्टिविटी जितनी बना रहा था उससे कम होती जाएगी, समझ रहे हो। चलिए जी, फिर बाद में जी प्रोडक्टिविटी कम होगी, रेवेन्यू भी कम होगा और वेजेस भी जो है वो कम हो जाएंगी, समझ गए। इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है दोस्तों। ये कर्व है, ये एक तरीके की आपके सामने वेज आ गई, ठीक है, दिख गया आपको ये वेज, ठीक। चलिए जी, अब ये है इस तरफ वेज आ गया और इस तरफ आ गया आपके नंबर ऑफ लेबर। वेज तो हमेशा स्टैटिक रहेगी दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, हमारे बाजार में, इसमें एज्यूम करना पड़ता है, ये एजम्पशन है, ठीक है, कि भाई मार्केट में जो वेजेस हैं वो सेम ही है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है आपका, ये गिर रहा है, ये डिमिनिश हो रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड है ये भी, ठीक है। स्लोपिंग डाउनवर्ड्स क्यों है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होती है, इसलिए ही स्लोपिंग डाउनवर्ड है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है दोनों का, ठीक है। इसको उतना आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो फर्म किस तरीके से वेजेस को डिसाइड करती है ये भी आपने देख लिया, और यही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर, ठीक है जी। प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर आ गया, या प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस आ गया। वेजेस कैसे डिसाइड करते हैं हमें पता लग गया, ठीक है। दूसरा दोस्त वो जो है हमारा रेंट किस तरीके से डिसाइड होता है लैंड के ऊपर, वो रिकार्डियो थ्योरी ऑफ रेंट में भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये 2 ही चीजें आपको पढ़नी है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें भी देख के आपके कमेंट्स अच्छा लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।